वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे पर्सनालिटी की थ्योरी। इसमें हम लोग सबसे पहली थ्योरी जो देखे थे साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड महोदय की है। यह जो है थ्योरी व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार पे जो है उन्होंने जो थ्योरी दिया था वो था साइकोएनालिटिकल थ्योरी। इसमें हम लोग ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस से देखे थे। इसमें उन्होंने जो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो दो प्रकार से होती हैं, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। तो जीवन मूल प्रवृत्तियों में को उन्होंने विभाजित करके बताया था कि उसमें व्यक्ति की जो है यौन ऊर्जा जो होती है उसके आधार पे उन्होंने एक नया टर्म दिया था लिबिडो। उस आधार पे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का और समझाने का प्रयास किया है। हम लोग उसके बाद देख रहे थे ट्रेट थ्योरी जो है आलपोर्ट महोदय, आरबी कैटल महोदय ने दिया था। आलपोर्ट की डिफिनीशन व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उन्हें वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। हम लोग जो है टेट थ्योरी देख रहे थे सील गुण सिद्धांत। इसमें हम लोग आलपोर्ट की थ्योरी को देखे हैं। आलपोर्ट की थ्योरी में आलपोर्ट महोदय ने बताया है कि व्यक्ति की जो है अंदर जो विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत जो अस्थायी होती हैं उसको सील गुण कहा जाता है। और इन्हीं सील गुणों से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन्होंने सील गुणों को जो है दो प्रकार से बताया। एक बताया सामान्य सील गुण और एक बताया व्यक्तिगत सील गुण। व्यक्ति की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके आधार पर इन्होंने व्यक्तिगत सील गुणों को तीन भागों में डिवाइड किया था। प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने बताया था। जो सामान्य सील गुण होता है वो किसी समाज और सोसाइटी के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जो विशिष्ट सील गुण होता है या व्यक्तिगत जो सील गुण होता है यह कम व्यक्तियों में पाया जाता है और लगभग हर व्यक्ति में जो है 5 से 10 सील गुण पाए जाते हैं। ये सील गुण जो है आपस में डिफरेंट तो होते ही होते हैं, साथ में हर व्यक्ति में जो है अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति की जो है जो सील गुण होते हैं अगर वो समन्वित रूप में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में और वो व्यवहार के लगभग संगत या समानांतर चलती हों तो इसको वो इस तरह के भाव को वह प्रोपियम शब्द दिए हैं जिसको हम अपनापन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द प्रोपियस से लिया गया था जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, ओन था। इस आधार पे जो मानव विकास का डेवलपमेंट होता है तो मानव अपने प्रोपियम का निर्माण, अपनापन का निर्माण कैसे करता है उन्होंने बताया है कि प्रथम 3 अवस्थाओं में शारीरिक स्व पहचान और स्व सम्मान प्रोपियम का विकास हो जाता है। 4 से 6 वर्ष की अवस्था में स्व विस्तार और स्व प्रतिमा का विकास हो जाता है। 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था में कहें तो तार्किक अनुकूलन का विकास हो जाता है और 12 से 18 वर्ष में जाके एक किशोर और किशोरी में जो है उपयुक्त प्रयास और ये 7 प्रोपियम का जो है विकास हो जाता है। इस तरह से उन्होंने जो है टेट थ्योरी में बताया है। उसमें उन्होंने एक नया टर्म दिया था फंक्शनल ऑटोनॉमी, कार्यात्मक स्वायत्ता की बात किया था कि व्यक्ति इसमें जो है अपने पूर्व अनुभवों से प्रभावित न हो करके स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह जो है एक परिपक्व व्यक्ति में डेवलप होता है कार्यात्मक स्वायत्ता। इसमें हम इसको एग्जाम्पल स्वरूप आपको फिर से चर्चा कर दे रहे हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, गरीबी से परेशान होकर के धनोपार्जन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वह कठोर परिश्रम करता है। कठोर परिश्रम क्या, उसका एक ट्रेट्स हो जाता है, उसकी एक विशेषता हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति धनी हो जाता है फिर भी वह कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ता है। हम लोग देखे थे कि शुरुआत में जब व्यक्ति गरीब था तो वह जो अनुभव था कठोर परिश्रम करके धन प्राप्त करना, लेकिन जब वह धनोपार्जन कर चुका है, धन को प्राप्त कर चुका है, फिर भी वह कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ता है। इस तरह से हम लोग देखे हैं ये कार्यात्मक स्वायत्ता की बात। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि इससे व्यक्ति के मोटिवेशन को समझा जा सकता है कि अगर एक गरीब व्यक्ति अगर गरीब नहीं होता तो उसके में ये मोटिवेशन नहीं आता कि वो कठोर परिश्रम करता है। तो यानी इस तरह से जो सील गुण है, जो ट्रेट्स होते हैं, जो कठोर परिश्रम क्या हुआ, एक ट्रेट्स हुआ। ये जो सील गुण है यह जन्मजात ना हो करके वातावरण से प्रभावित होकर के उत्पन्न होता है। हम लोग इस तरह से आलपोर्ट महोदय का जो है टेट थ्योरी देखें। आगे हम लोग देखते हैं आरबी कैटल का टेट थ्योरी। ये है आरबी
कैटल महोदय का है। हम लोग इसके पहले आलपोर्ट का देख चुके हैं। आरबी कैटल ने टेट थ्योरी में क्या बताया है? इनका ये कहना है आरबी कैटल का कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अगर संरचना को अगर हम ठीक ढंग से जान सक जाएं तो उस व्यक्ति का भविष्य में किसी दी हुई परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार होगा, इसका पूर्वानुमान और इसका आकलन ठीक ढंग से किया जा सकता है। आरबी कैटल महोदय कहते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो सील गुण होते हैं, सभी व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ट्रेट्स जो है सामान्य ट्रेट्स भी होते हैं, सामान्य सील गुण भी होते हैं और विशिष्ट सील गुण भी होते हैं। सामान्य सील गुण जो है सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और जो विशिष्ट सील गुण होते हैं ये कम व्यक्तियों में, रेयर केस में पाया जाता है। इन्होंने जो है ट्रेट्स को जो है, सील गुण को जो है 2 भागों में डिवाइड किया था, एक सतही सील गुण और एक जो है स्रोत सील गुण। तो हम लोग देखेंगे आरबी कैटल ने कितने भागों में डिवाइड किया है। एक सतही सील गुण, और एक है स्रोत सील गुण। एक है सतही सील गुण और दूसरा है स्रोत सील गुण, यानी सरफेस टेस्ट, और एक होता है सोर्स ट्रेट्स। कहते हैं यह व्यक्ति के किसी भी व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रभावित करता रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रसन्नता, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा, सुख दुख, ये सब क्या है? सतही सील गुण है। परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा, सुख दुख, बहुत सारे हैं। ये जो है व्यक्ति के जो है सतही सील गुण होते हैं, यानी यह जो है व्यक्ति के व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से ही दिखाई देते हैं। यानी व्यक्ति किसी भी तरह का अगर व्यवहार करता है तो उसमें उसके जो है सतही सील गुण, सरफेस टेस्ट आसानी से दिखाई देते हैं और यह व्यक्ति के व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा है सोर्स ट्रेट्स, स्रोत सील गुण। यह व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छुपा होता है और यह जो है व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से छिपा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और नियंत्रित भी करता है। यह हमारा स्रोत सील गुण होता है। हम लोग देखते हैं कि और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो स्रोत सील गुण होता है वह सतही सील गुणों से मिलकर बना होता है। हम लोग देखते हैं एक शब्द सामाजिकता। सामाजिकता प्लस हास परिहास, और निस्वार्थ भाव, निस्वार्थता, ये क्या है? ये तीनों जो है हमारे सतही सील गुण हैं। निस्वार्थ भाव से अगर किसी से जुड़ा हो कोई व्यक्ति, सामाजिक गुण हो उसके में, और वो हास परिहास करता हो, तो ये तीनों मिल के सतही जो सील गुण है, निस्वार्थता, सामाजिकता और हास परिहास, यह एक सील गुण का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मित्रता। तो जो मित्रता सील गुण होता है यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार सतही सील गुणों से मिलके बना है और जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देते हैं उनका निर्माण करता है और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित भी करता है और निर्देशित भी करता है। ये हमारा व्यक्ति के जो है क्या कहलाते हैं? स्रोत सील गुण कहलाते हैं। तो इस तरह से आरबी कैटल महोदय ने सतही सील गुण और स्रोत सील गुण 2 भागों में डिवाइड किया था। कैटल महोदय ने व्यक्ति के जो सील गुण हैं इसके विकास की बात किया है, जो व्यक्ति के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के वजह से प्रभावित होकर के व्यक्ति के सील गुणों का जो है विकास होता है। जो मानव विकास है इसकी जो है प्रमुख जो है 6 विकासात्मक अवस्थाओं की बात किया है। जैसा कि हम लोग डेवलपमेंट में देखे थे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड देखे थे, इसमें पहला प्रीनेटल को देखे थे। सेम उसी तरह से इन्होंने जो है 6 जो है विकासात्मक अवस्थाओं को बताया है, जिसमें जो है व्यक्ति के ट्रेट्स का निर्माण होता है, व्यक्ति के सील गुणों का निर्माण होता है। इसमें उन्होंने पहला बताया है शैशवावस्था। पहला शैशवावस्था जो 0 से लेके 6 वर्ष तक चलता है।
इसको हम लोग डेवलपमेंट में भी इतना ही देखे थे। दूसरा इन्होंने बताया है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक चलता है। तीसरा इन्होंने बताया है किशोरावस्था, हाँ इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था, बाल्यावस्था को ये 6 से लेके 14 साल तक बताया है कैटल महोदय ने, और किशोरावस्था को ये 12 से लेके 14 से लेके 22 साल बताया इन्होंने, 14 से लेके 22 साल बताया है। देखिए हम लोग देखें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद से इन्होंने चौथा बताया परिपक्वतावस्था। परिपक्वतावस्था, और परिपक्वतावस्था को ये 22 से लेके 50 साल तक बताया है। परिपक्वतावस्था को ये जिसमें टेट्स का निर्माण होता है, इस आधार पे ये डिवाइड किए हैं। 22 से लेके 50 साल होता है। पांचवा है उत्तर परिपक्वतावस्था, ये जो है 50 से लेके 65 साल तक बताया इन्होंने, और एक बताया वृद्धावस्था, छठा। ये जो है 65 साल से लेके एंड तक, व्यक्ति की मृत्यु तक। इसमें उन्होंने व्यक्ति की जो है ट्रेट्स की विकास की है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वतावस्था, उत्तर परिपक्वतावस्था, और लास्ट है वृद्धावस्था। इनको एज के हिसाब से डिवाइड किया, 0 to 6, 6 to 14, 14 to 22, 22 to 50, और 50 to 65, 65 to एंड तक। इसमें वो बताए हैं कि व्यक्ति, या जब हम शैशवावस्था में बात करते हैं तो इसमें टेट्स का कैसे निर्माण होता है कि बालक जो है अपने माता पिता भाई बहन के ही सानिध्य में रहता है, और उसके अंदर जो है एक धीरे धीरे सामाजिक मनोवृत्ति, या उस समाज में कैसे किसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इन सब चीज़ों को वो सीखना प्रारंभ कर देता है शैशवावस्था में। यानी बालक के ऊपर उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार के मेंबर का प्रभाव पड़ता है, और एक तरह से उसके में सामाजिक मनोवृत्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में देखते हैं कि बालक अपने परिवार से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह अपने हमजोलियों, अपने हमउम्र के बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना प्रारंभ करता है, और उसके व्यक्तित्व में, यानी उसका ट्रेट्स जो है का निर्माण जो है अपने सहयोग, अपने साथ के बच्चों के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, और जो उनके अंदर जो सामाजिक मनोवृत्ति होती है वो उसमें दृढ़ता और मजबूती यानी शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। इसमें संवेगात्मक रूप से किशोर और किशोरियों में काफ़ी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और उनका जो स्वभाव होता है काफ़ी उग्र होता है, उस हिसाब से उनके टेट्स का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं परिपक्वता अवस्था में, इस अवस्था में जो है व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाता है 22 से लेके 50 साल तक, यानी उसके अंदर जो भी संवेग होते हैं समानांतर पाए जाते हैं, स्थिर रहते हैं। हम लोग अगला देखते हैं उत्तर परिपक्वता अवस्था में। हम लोग देखते हैं कि सामाजिक और मनोसामाजिक, शारीरिक और मनोसामाजिक व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जो है अपने जीवन को अंत के तरफ मान करके अपना खुद का मूल्यांकन करता है, और उसके आधार पे उसके टेस्ट का निर्धारण होता है। हम लोग छठा देखते हैं वृद्धावस्था की बात करें तो इसमें व्यक्ति को विभिन्न तरह के समायोजन करने पड़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर पति पत्नी है तो उसमें एक किसी का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद किस तरह से उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें समायोजन करता है आप सोच सकते हैं। व्यक्ति के हमउम्र लोग जो होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति के आय के जो साधन होते हैं वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसमें जो है व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, व्यक्ति की जो है शारीरिक क्रियाशीलता जो होती है वह कम हो जाती है, और व्यक्ति जो है असुरक्षा की भावना लिए रहता है, यानी व्यक्ति अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। इस आधार पे जो है उन्होंने ट्रेट्स की विकास की बात किया है। इस शील गुण और स्रोत शील गुण में डिवाइड किया है। सतही शील गुण जो है हर व्यक्ति में पाया जाता है, और
इन शील गुणों, सतही शील गुणों से ही स्रोतशील गुणों का निर्धारण होता है। स्रोतशील गुण जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, यह व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से सीधे नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। जैसे हम लोग देखें हैं कि निस्वार्थ भाव से अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ा हो, सामाजिकता हो, हास प्रयास करता हो, तो वह एक शील गुण का निर्माण करता है जो मित्रता, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखती तो नहीं है। सतही शील गुणों के माध्यम से ही हम जो है मित्रता का आभास कर सकते हैं और यह व्यक्ति के व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट में उन्होंने 6 अवस्थाओं को बताया: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वतावस्था, उत्तर परिपक्वतावस्था और वृद्धावस्था। इसका एज उन्होंने डिवाइड किया अलग अलग, और कैसे इस अवस्थाओं में व्यक्ति के जो है ट्रेट्स का डेवलपमेंट होता है, इसको उन्होंने बताया। इन्होंने जो है आर.बी. कैटल महोदय ने व्यक्तित्व के मापन के जो है उपकरण का निर्माण किया था, जिसको 16 पीय प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। इसको आप देख लेंगे, 16 पीय प्रश्नावली। हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आलपोर्ट महोदय ने 17,953 जो है शील गुणों को सर्च किया था। कितने आलपोर्ट ने किया था? 17,953 शील गुणों को आलपोर्ट महोदय ने खोजा था। और सांख्यिकी की एक विधि है फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण। इसी नाते देखिए आर.बी. कैटल की जो टेस्ट थ्योरी है, इसको हम लोग इसी नाते, हाँ देखिए इसकी चर्चा अभी हम किए नहीं हैं, इसी नाते हम लोग फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के नाम से जानते हैं। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है टेट वगैरह के लिए। ये जो हम आपको जो भी लेक्चर दे रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस ये है इसमें कि बेसिक कंसेप्ट से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं। तो हाँ, हम लोग देखेंगे कि आलपोर्ट महोदय ने 17,953 जो है ट्रेट्सशील गुणों को बताया था। आर.बी. कैटल महोदय ने स्टैटिक्स की एक विधि होती है फैक्टर एनालिसिस मेथड, उससे जो है कुछ समानार्थक शब्दों यानी एक समान मिलने वाले और कुछ रेयर केस में मिलने वाले जो शील गुण होते हैं उनको अलग किया, और अलग करने के बाद से 171 शील गुणों को बताया। फिर इन्होंने इसमें भी काफ़ी संशोधन किया, और संशोधन के बाद इसमें जो समानार्थक थे इनको अलग अलग करके टोटल लास्ट में आके ये कैटल महोदय ने 35 शील गुणों को बताया है। इसको भी उन्होंने 35 शील गुणों को 2 भागों में डिवाइड किया था, 23 + 12 शील गुण। उनका मानना था कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है मूलतः उनके 12 शील गुणों पे ही निर्धारित होता है, और जो 23 शील गुण होते हैं इसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक जो है व्यक्ति के जो है वातावरण से जो प्रभावित होता है उस आधार पे जो शील गुण आता है, और एक व्यक्ति को जो है हेरिडिटी यानी जन्मजात मिलती है उसके आधार पे डिवाइड किया है। तो हाँ, हम लोग देख रहे थे, तो ये तो था आर.बी. कैटल का जो है फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, कारक विश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं आर.बी. कैटल की टेट थ्योरी को। तो आर.बी. कैटल महोदय ने जो है व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसमें उन्होंने 16 जो है प्रश्नों को रखा था, 16 फैक्टर दिया था, कारक दिए थे। उन कारकों को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें जो पहला कारक था A, B, C, D नहीं है, E, F, G, H, I या IJ, A, B, C, D, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, कितने हुए? O 12, और उन्होंने और बताया है Q1, Q2, Q3 और Q4। इस तरह से उन्होंने 16 फैक्टर बताए हैं। ये 16 फैक्टरों को जो है आर.बी. कैटल महोदय ने जो इन जो कारक होते हैं उनको दोनों ध्रुवों को उन्होंने बताया है। जैसे फैक्टर जो पहला फैक्टर है इसमें वो उत्साही और एकांकी, इसका जो विपरीत ध्रुव है उसको बताया है उत्साही और एकांकी। ये 16 है। ये दूसरा है अधिक बुद्धिमान
और दूसरा होगा कम बुद्धिमान। तीसरा उन्होंने बताया है स्थिर और संवेगात्मक। फिर उन्होंने बताया है उत्साही, एकांकी, अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, स्थिर, एकांकी, दृढ़ और नम्र। पांचवा बताया है हंसमुख और सौम्य, आध्यात्मिक और सांसारिक। इस तरह से हम लोग कितने देख लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे संवेदनशील और निष्ठुर। संवेदनशील और इसका दूसरा ध्रुव होता है निष्ठुर, H। फिर I संकालु और विश्वस्त। संकालु, विश्वस्त, कल्पनावादी और यथार्थवादी। कल्पनावादी, यथार्थवादी, हाँ, कल्पनावादी, यथार्थवादी, चिंतित और आत्मविश्वासी। चिंतित और आत्मविश्वासी। फिर आधुनिक और रूढ़वादी। देखिए ये पूछा नहीं जाता है लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि 16 पीएफ प्रश्नावली जो है उनकी दी गई थी। तो 16 पीएफ प्रश्नावली में जो है कौन कौन से फैक्टर दिए गए थे। तो इस तरह से हम लोग कितने देख लिए, 10-11 देख लिए, आधुनिक और रूढ़वादी। अगला है स्व आधारित और दूसरा है समूह नियंत्रित। स्व आधारित और समूह नियंत्रित। तो इस तरह से 12 हुए। फिर आधुनिक, रूढ़वादी, व्यवहार कुशल और सामान्य। और दूसरा इसका जो दूसरा ध्रुव होगा वो होगा व्यवहार कुशल और सामान्य, जो दूसरा ध्रुव होगा। फिर उसके बाद से आता है नियंत्रित और अंतर्द्वंद। नियंत्रित और दूसरा ध्रुव होगा अंतर्द्वंद। फिर उसके बाद से आएगा तनाव युक्त और तनाव मुक्त। तनाव युक्त और तनाव मुक्त। फिर अभी एक देखिए छूट रहा है, हाँ देखिए एक जो मिस कर रहा था वो है सामाजिक और संकोची। तो इस तरह से आरबी कैटल महोदय ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली दिया है। इसमें उन्होंने जो है 16 जो है फैक्टर बताया है और इन फैक्टरों के दोनों ध्रुवों को उन्होंने बताया है ABCEFGHILMNO Q1 Q2 Q3 Q4। इन्होंने बताया है ये पहले फैक्टर में उत्साही, एकांकी, अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, स्थिर, संवेदनात्मक, दृढ़, नम्र, हंसमुख, सौम्य, आध्यात्मिक, सांसारिक, संवेदनशील, निष्ठुर, संकालु, विश्वस्त, कल्पनावादी, यथार्थवादी, निश्चित और अनिश्चित, आधुनिक, रूढ़वादी और स्व आधारित और समूह नियंत्रित। फिर उन्होंने Q1 में व्यवहार कुशलता और सामान्य बताया, Q2 में नियंत्रित, अंतर्द्वंद, तनावमुक्त, तनावयुक्त और सामाजिक और संकोची को बताया। तो ये तो था आरबी कैटल का जो है 16 पीएफ प्रश्नावली। उन्होंने जो व्यक्तित्व के मापन के जो स्रोत की बात किया है, उन्होंने व्यक्तित्व मापन के 3 स्रोतों को बताया है। एक पहला बताया उन्होंने आत्म रेटिंग, दूसरा जो है वो बताया वस्तुनिष्ठ और आत्म रेटिंग। जो स्रोत की बात करते हैं व्यक्तित्व मापन के जो है स्रोत कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया है आत्म रेटिंग,
दूसरा बताया है उन्होंने जीवन अभिलेख, जीवन अभिलेख। और तीसरा उन्होंने बताया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और जब इससे डाटा प्राप्त होता है तो उसको उन्होंने आत्मनिष्ठ से जो डाटा प्राप्त होता है उसको क्यू डाटा के नाम से बताया है, और जीवन अभिलेख से यल डाटा, और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के थ्रू जो डाटा आता है उसको उन्होंने टी डाटा के नाम से बताया है। ये तो था आरबी कैटल का फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, या आरबी कैटल की टेस्ट थ्योरी को हम लोग इस तरह से देखे हैं। सतही सील गुण, सामान्य सील गुण दो भागों में डिवाइड किया है। उन्होंने डेवलपमेंट में भी बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वतावस्था, उत्तर परिपक्वतावस्था और वृद्धावस्था की बात किया है, कैसे जो है टेस्ट का डेवलपमेंट होता है। फिर उन्होंने जो है 16 पीएफ प्रश्नावली, व्यक्तित्व मापन का 16 पीएफ प्रश्नावली को बताया है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और देखे हैं कि व्यक्तित्व मापन के जो स्रोत क्या होते हैं। पहला होता है आत्म रेटिंग, या और दूसरा होता है जीवन अभिलेख, और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसमें जो है आत्म रेटिंग से क्यू डाटा प्राप्त होता है, जीवन अभिलेख से एल डाटा, और वस्तुनिष्ठ से जो है टी डाटा प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग आरबी कैटल का जो है टेट थ्योरी को देखे हैं। लगे हाथ हम लोग जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं जो जर्मनी से ब्रिटेन में जाके निर्वासित जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, वहाँ जाके वास कर रहे थे। उन्होंने भी व्यक्तित्व के एक टेट थ्योरी पे ही कुछ बताया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वो कहते हैं जो व्यक्तित्व के जो है प्रकारशील गुण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। आईजेंक महोदय, H.J. आईजेंक, H.J. आईजेंक महोदय हैं। इन्होंने जो है व्यक्तित्व को प्रकारशील गुण के रूप में व्यक्त किया है। किस रूप में व्यक्त किया है? प्रकारशील गुण के रूप में व्यक्त किया है। और आईजेंक महोदय बताते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के जो संगठन होते हैं उनको उन्होंने 4 स्तरों में डिवाइड किया है। व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं इनके संगठन को 4 रूप में बताया है। उन्होंने इसमें पहला बताया है विशिष्ट अनुक्रियाएं, दूसरा जो है आदतजन्य अनुक्रियाएं, तीसरा शील गुण, और चौथा इन्होंने बताया प्रकार। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे विशिष्ट अनुक्रियाएं, ये व्यक्ति के व्यवहार के संगठन को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। दूसरा आदतजन्य अनुक्रियाएं, तीसरा शील गुण, और चौथा प्रकार के रूप में व्यक्ति की जो है व्यवहार के जो संगठन होता है उनको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। विशिष्ट अनुक्रियाएं, आदतजन्य, शील गुण और प्रकार। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है पहला विशिष्ट अनुक्रियाएं जो है व्यक्ति में जो है अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आँखों का झपकना, यह व्यक्ति की क्या होती है? एक विशिष्ट अनुक्रिया होती है। आँखों का बंद होना, अचानक अगर हमारे शरीर के किसी पार्ट में अगर सुई चुभ जाती है तो उस स्थान या शरीर के उस पार्ट पे अचानक व्यक्ति का ध्यान जाना, यह व्यक्ति की जो है विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। और इस तरह की बहुत सारी अनुक्रियाएं मिल के व्यक्ति की क्या करती हैं? आदत का निर्माण करती हैं। जैसे हम लोग देखें कि आदतजन्य अनुक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति जो है समान परिस्थिति में समान आदतजन्य अनुक्रिया करता है। व्यक्ति जो है अगर एक ही समान परिस्थिति है, वैसी ही परिस्थिति अगर दोबारा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति समान अनुक्रिया करता है, यानी समान आदतजन्य अनुक्रियाएं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शीघ्रता से हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि बहुत ही आसानी से किसी को अपना मित्र नहीं बना लेते हैं। चाहे वो क्लास 6 में पढ़ता हो बच्चा,
7th में हो 10th में हो, हर क्लास में देखेंगे कि वह बच्चा किसी बच्चे को बहुत ही आसानी से अपना मित्र नहीं बना पाता है। यह व्यक्ति की क्या होती है, एक आदत जन्य अनुक्रिया होती है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के पास, अगर जिसकी आदत जन्य अनुक्रिया है, उसके पास अगर कोई अजन्मी आ जाता है तो अजन्मियों से सामान्य ढंग से, साधारण ढंग से वह बातचीत नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति की क्या होती है, एक आदत जन्य अनुक्रिया होती है। यानी हम लोग आदत जन्य अनुक्रिया में देखेंगे कि मित्रता, आसानी से मित्रता को मित्र न बनाना, या अजन्मियों से जो है आसानी से घुल मिल के बात नहीं कर पाता है, अजन्मी से सामान्य बातचीत नहीं कर पाना, या आसानी से मित्र न बना पाना, ये दोनों अगर आदत जन्य अनुक्रियाएं हैं, ये दोनों आदत जन्य अनुक्रियाएं मिलके व्यक्ति का जो है एक प्रकार के शील गुण का निर्माण करती हैं, व्यक्ति के एक शील गुण का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संकोची। ध्यान देंगे, विशिष्ट अनुक्रियाएं, आँखों का झपकना, आँखों का अचानक बंद हो जाना, शरीर के किसी पार्ट में कुछ चुभ जाने पे तुरंत वहाँ पे ध्यान जाना, या व्यक्ति की जो है विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। और आदत जन्य अनुक्रियाएं जो है समान परिस्थितियों में जो है व्यक्ति की जो है आदत जन्य अनुक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो है आसानी से किसी को अपना मित्र नहीं बनाते हैं, ये उनकी क्या होती है, आदत होती है। और देखते हैं कि अजन्मी लोगों को मिलने पे सहज ढंग से वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, या व्यक्ति की क्या होती है, किसी भी परिस्थिति में रहता है, ये उसके जो है आदत जन्य अनुक्रियाएं होती हैं। और जब कुछ आदत जन्य अनुक्रियाएं मिल करके शील गुणों का निर्माण करती है, जैसे हम लोग इसमें देखे हैं, आसानी से मित्र को न बना पाना और अजन्मियों के साथ सामान्य ढंग से बातचीत न कर पाना, एक संकोची प्रकार का जो है ट्रेट्स का शील गुण का निर्माण करता है। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संकोची है, एकांकी जीवन जीता हो, अध्ययनशील हो, ये ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, अध्ययनशील रहता हो, आत्मनिष्ठ रहता हो, असामाजिक प्रवृत्ति का हो, बहुत सारे इस तरह के क्या है, अगर ये ट्रेट्स आपस में जब मिलते हैं तो वह व्यक्तित्व के प्रकार का निर्माण करते हैं। और ये जो ट्रेट्स हैं, जैसे संकोची, एकांकीपन, अध्ययनशील, आत्मनिष्ठ, या असामाजिकता की बात करें, या मितभाषी की बात करें, कम बातचीत करता हो, ऐसे व्यक्ति जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। जो हम लोग यूंग का देखे थे इंट्रोवर्टी एक्सट्रोवर्टी व्यक्तित्व के प्रकार में, तो उसमें हम लोग देखे थे अंतर्मुखी व्यक्तित्व की ये विशेषताएं होती हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स मिल के व्यक्तित्व के एक प्रकार का निर्माण करते हैं। यह क्या करते हैं, व्यक्तित्व के एक प्रकार अंतर्मुखी प्रकार का निर्माण करते हैं। तो आइजैक महोदय ने हम लोग देखे हैं कि व्यक्ति के जो है प्रकारशील गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है, ये प्रकारशील गुण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इन्होंने जो है व्यक्ति के व्यवहार के संगठन को जो है 4 स्तरों में डिवाइड किया था। पहला जो है विशिष्ट अनुक्रियाएं, दूसरा आदत जन्य अनुक्रियाएं, तीसरा शील गुण, और चौथा हमारा प्रकार था। हम लोग विशिष्ट शील गुण में देखे हैं कि आँखों का झपकना, आँखों का अचानक बंद हो जाना, है व्यक्ति की जो है विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। आदत जन्य अनुक्रियाएं, व्यक्ति के किसी भी व्यवहार में आदत जन्य अनुक्रियाएं सामान्य रूप से प्रदर्शित होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो है आसानी से किसी को अपना मित्र नहीं बना पाते हैं, अजन्मियों के साथ ये जो है सामान्य ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति की क्या होती हैं, आदत जन्य अनुक्रियाएं होती हैं। और ये आदत जन्य अनुक्रियाएं जैसे मित्रता, सामान्य ढंग से बातचीत न कर पाना, एक ट्रेट्स का निर्माण करती हैं, एक शील गुण का निर्माण करती हैं। वह शील गुण क्या होता है, संकोच होता है। यानी बहुत सारे शील गुण अगर आपस में मिल जाएं, जैसे हम लोग देखे हैं, एक शील गुण है संकोच, एकांकी, अध्ययनशील, आत्मनिष्ठ, असामाजिक या मितभाषी। ये जो शील गुण हैं यह व्यक्ति के एक अंतर्मुखी प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं आइजैक महोदय का जो है टेस्ट थ्योरी। इस तरह से हम लोगों का जो है टेट थ्योरी, आलपोर्ट का, आरबी कैटल महोदय का,
और आइजैक महोदय का, तीनों लोगों को देखने का प्रयास किए हैं, समझने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।